छत्तीसगढ़ डिबेट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। भीषण गर्मी के बीच भी मतदाता वोट करने के लिए अपने घरों से निकले। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार इस बार राज्य में 2174 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा। इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के तीसरे चरण के लिए मंगलवार यानी कि आज 7 संसदीय क्षेत्र में मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में 1,39,00,000 से ज्यादा मतदाता है। 2174 मतदाता उम्र का शतक पार कर चुके हैं। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या लगभग 4 लाख है। राज्य की 7 संसदीय सीटें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में आज मतदान संपन्न हुआ। 7 सीटों पर कुल 168 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 26 है। तीसरे चरण में जिन 7 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ है, उनमें 58 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बहरहाल बीजेपी कांग्रेस ने वोटिंग से पहले पूरा जोर लगाया और अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए अब और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रवीण साहू और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में सुरेंद्र जी आप ही से करना चाहूंगी। आज छत्तीसगढ़ में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 7 सीटों पर मतदान हुआ है। आपसे पूछना चाहूंगी कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर, और 7 में से कितनी सीटों पर जीतने का आज आप दावा कर सकते हैं? किशन जी, निश्चित तौर पर जो रुझान पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद आए थे, लगभग वही ट्रेंड इस बार भी दिख रहा है। लोगों ने बढ़ चढ़कर जिस प्रकार से इस लोकतंत्र के महाअभियान में अपना योगदान दिया। देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से तो पीड़ित ही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा था। वन अधिकार अधिनियम में जो आदिवासी विरोधी संशोधन मोदी सरकार ने किया, उसके खिलाफ भी आदिवासी अंचलों में बड़ा विरोध था। मोदी सरकार के खिलाफ जो है जनता मोदी सरकार के वादाखिलाफी, मोदी सरकार के कुशासन के खिलाफ, और खास तौर पर छत्तीसगढ़ के जो पिछले चुनाव की हम बात करें, 11 में से 9 सांसद थे लोकसभा के। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई, छत्तीसगढ़ के साथ दुर्भावनापूर्वक 73,000 से ज्यादा ट्रेनें पिछले 3 साल के भीतर निरस्त की गई, और उसके बावजूद जो जनप्रतिनिधि थे, जो चुने हुए निर्वाचित सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो दलीय चाटुकारिता में मौन रहे। तो निष्क्रिय सांसदों से मुक्ति पाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग लिया है, और निश्चित तौर पर अधिसंख्यक सीटों पर कांग्रेस को विजय मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट और हड़बड़ाहट जो है, वो बदहवासी में जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, सुबह भी हमने देखा प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने श्रद्धांजलि दे डाली मतदाताओं को। तो मोदी सरकार की रवानगी तय है। जनता जो है केंद्र में बदलाव चाह रही है, ये अंदाजा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो चुका है। 400 पार का इनका नारा जो है, आज कोई भी इनका नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो इनको भी हकीकत, जमीनी हकीकत पता चल चुकी है। छत्तीसगढ़ में अधिसंख्यक सीटें जो है कांग्रेस जीती। सुरेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आज 7 सीटों पर मतदान हुआ है, चलिए 11 सीटों पर अब पूरी तरह से मतदान संपन्न हो चुका है। मेरा सीधा सा सवाल था कि कितनी सीटों पर आप जीत दर्ज कर रहे हैं, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर रही है? ये स्पष्ट सा सवाल मैंने आपसे पूछा था। आप भारतीय जनता पार्टी पर जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी तीसरा जी, आपने मुझसे सवाल पूछा था। जी सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ सीधा स्पष्ट सवाल जिसका जवाब आपने शायद नहीं दिया। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। आपका दावा क्या है? कितनी सीटों पर आप जीत दर्ज कर रहे हैं? एक फिगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप तो 7 की बात कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के जिन 11 सीटों में अब तक मतदान जो है संपन्न हो चुका है। पहले की जो 2 चरणों में 4 सीटें थी, 4 की 4 जो है कांग्रेस जीत रही है। आज जो 7 सीटों में मतदान है, कम से कम 5 सीटों में कांग्रेस जो है जीतने की स्थिति में है, 2 सीटों में संघर्ष है, बराबरी का मुकाबला है।
जो कल तक कहते थे 11 में 11, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल चुकी है। ये पहले के दोनों चरणों में जिस प्रकार से भाजपा को नकारा गया है, इस आज के 7 सीटों में भी अधिसंख्यक 5 सीट कम से कम जो है वो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है प्रवीण जी, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं। कांग्रेस पार्टी उनके प्रवक्ता सुरेंद्र जी दावा कर रहे हैं कि 11 में से 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अब आपका दावा मैं आपसे जानना चाहूंगी। 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आखिरी चरण का आज मतदान था। आप कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर और कितनी सीटों पर आप जीत का दावा अभी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आपके हमारे चैनल के सभी दर्शकों को, आपको और सुरेंद्र जी को नमस्कार जी। देखिए, हम अपने कार्यों के आधार पर कह रहे हैं कि प्रदेश की 11 की 11 सीटें भी और पूरे देश में 400 से अधिक सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मुझे बड़ी हंसी आती है और सुरेंद्र जी जब कह रहे थे कि 11 से 9 सीटें जीतेंगे। भाई, आपने ऐसे ही कहा था कि आप 71 सीटों पर थे। आपने कहा था कि 70 बार विधानसभा के चुनाव में पार करेंगे, लेकिन आप 35 सीटें तक पार नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से इनका जो दावा है वो खोखला साबित होगा कि हम ऐसी पार्टी है जो धरातल पर काम करते हैं। इसलिए जो हमने दावा किया है 400 पार का, वो धरातल पर काम करने के बाद जो हमको विश्वास प्राप्त हुआ है, जनता को जो हमको जो प्राप्त हुआ, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता पुनः हम पर विश्वास करेगी और 400 सीटें पूरे देश को प्रदान करेगी। जिस प्रकार देश ने 10 साल का विकास का देखा है, विकास की गाथा जैसे आगे बढ़ी है, उस आधार पर निश्चित रूप से प्रदेश में भी हो या पूरे देश में भाजपा की बहुत अभूतपूर्व लहर है। अगर कोई निराश की बात, तो इस प्रकार आईआईटी का निर्माण हुआ, ट्रिपल आईआईटी का निर्माण हुआ, एम्स का निर्माण हुआ, आईएम्स का निर्माण हुआ, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो नारी हो, किसी का भी क्षेत्र का आप ले लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। तो उस विकास के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और जनता जानती है इस देश को विकास की गाथा कोई बढ़ा सकता है तो केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बढ़ा सकती है। इस आधार पर मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ कि प्रदेश की 11 की 11 हम सीटें जीतेंगे। पिछले 5 साल प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, क्या हो प्रदेश में जनता जानती है, घोटाले पे घोटाले। तो कांग्रेस की परिपाटी लगातार केवल भ्रष्टाचार करने की है। कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन, कांग्रेस मतलब करप्शन, और यही चलने वाली उनकी परिपाटी है। हम जब भी आते हैं विकास की हम बात करते हैं, और देखिए ये तुष्टिकरण की बात करते हैं। राहुल गांधी जी इतने सम्मानित नेता है, कहते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन आज तक उनकी जाति क्या आज तक वो नहीं बता पाए। इंदिरा गांधी जी कहती थी ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। तो देखिए इनके क्या अंतर जो विरोध है लगातार स्वयं प्रदर्शित हो रहा है। अब क्या है, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, इस प्रकार से अपने राष्ट्र से भटक गए हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार इनके गठबंधन के नेता, तमाम गठबंधन में लालू जी है, वो कह रहे हैं कि वो मुस्लिम आरक्षण करेंगे। हमारे संविधान में किसी भी धर्म विशेष को लेकर आरक्षण की बात कहीं भी नहीं कही है, लेकिन इनकी परिपाटी यही है कि धर्म के आधार पर देश को तोड़ने का। तो ऐसी परिपाटी को हम कभी चलने नहीं देंगे। विकास की गाथा को हम सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों में आगे बढ़ाएंगे। इसलिए देश हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो काम है वो आगे बढ़ेगी और प्रदेश में पूरे 11 के 11 सीटें जीतेंगे। प्रवीण जी, ये बात अभी जो आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म विशेष को सपोर्ट नहीं करती या केवल एक ही धर्म विशेष की बात नहीं करती, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच पर कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के संपत्ति का सर्वे कराना चाहती है और सर्वे करवाकर मुस्लिमों में बांट देगी, तो क्या ये किसी धर्म विशेष की बात करना नहीं होता? आप इसे फिर क्या समझते हैं? देखिए, ये तो हमारी बात नहीं है। मोदी जी ने अब जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं, उसी का पुनरावृत्ति की है। ये मोदी जी का तो बयान नहीं है। माफी चाहूंगी, मैं आपको फिर से रोकना चाहूंगी। ठीक है, ये मैनिफेस्टो में बात जरूर लिखी होगी शायद कांग्रेस ने कि संपत्ति का सर्वे करवाया जाएगा, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि ये सारी संपत्ति मुस्लिमों में बांट दी जाएगी? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या कहा कि देश की संपत्ति पर सबसे अधिकार, से पहले अधिकार किसका है, तो अल्पसंख्यकों का है। हमारे संविधान में कहाँ लिखा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि यही कांग्रेस की नीति है तुष्टिकरण की। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे संविधान में कहीं लिखा है, उल्लेखित कर दीजिए। कौन से आर्टिकल में या किस सेक्शन में लिखा है, उल्लेखित कर दीजिए। यही इनकी तुष्टिकरण की राजनीति है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्हीं के कद्दावर नेता है एक एंटरी 14 में इनके परिणाम विपरीत में गए थे, एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें कहा था कि कांग्रेस के हाथ का प्रमुख कारण ये था कि वो प्रो माइनॉरिटी है और एंटी मेजोरिटी, यानी एक धर्म विशेष को बहुत ज्यादा तवज्जो दी और जो बहुसंख्यक है उनके विरोध में काम किया। तो यह तो एक इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा सरासर प्रस्तुत है, हम कहाँ कह रहे हैं। जनता सब जानती है कि इस प्रकार राम मंदिर के निर्माण का विरोध करना, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका विरोध करना, तो किस धर्म का विरोध कर रहे हैं जनता देख रही है।
चलिए ठीक है प्रवीण जी, वापस लौटूंगी इसी मुद्दे पर। आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले सुरेंद्र जी आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। तमाम तरह के आरोप आपकी पार्टी पर प्रवीण जी ने लगाए हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? ईसा जी बेहद दुखद और निंदनीय है। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव आते हैं जाते हैं, सरकारें बनती है, लेकिन राजनीति का इतना निम्न स्तर, संवैधानिक पद पर बैठे देश के प्रधानमंत्री घोषणा पत्र को लेके झूठ बोलते हैं, और भाजपा के प्रवक्ता जो है ऐसे चैनलों में बैठ के वो बार बार वो वीडियो मनमोहन सिंह जी का जो है वो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। आपके माध्यम से मैं फिर से भाजपाइयों को कहना चाहता हूँ कि वो वीडियो एक बार निकाल के सुनिए। क्या कहा था मनमोहन सिंह जी ने? इस देश के संसाधन ये अडानी में लुटाने के लिए नहीं है। आज जो असमानता बढ़ी है इस देश के संसाधन में, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के, गरीब और सभी लोगों का हक है। ये बात उन्होंने कही थी, वो वीडियो आज भी मौजूद है। लेकिन तमाम भाजपा एक सुर में जो ग्लोबल्स के सिद्धांत में झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तो इस प्रकार से देखिए घोषणा पत्र कांग्रेस का आपने भी पढ़ा होगा, आप विद्वान पत्रकार है, एक शब्द दिखा दे मुस्लिम लिखा हो उसमें, तो जो इस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है। अब तो चुनाव छत्तीसगढ़ के संपन्न हो गए, उसके बावजूद ये किस बात की उपलब्धि बताते हैं? 80 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना के लाइन में खड़ा कर दिया 5 किलो राशन के। देश के संसाधन, देश की संपत्ति, देश के सार्वजनिक उपक्रम अडानी अंबानी को लुटा रहे हो, देश का रेलवे जो है बंटाधार कर दिए हो। और जिस तरह से देखिए पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाया 10 साल अवसर दिया था, जनता ने क्या किए? गरीबी में, भुखमरी में रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये केवल और केवल पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। नंदराज पहाड़ रानी को बेच दिए, एनएनडीसी का नगरनाथ प्लांट बेचने के लिए सेल लगा के रखे हैं, और चुनाव जब में जाते हैं तो वही मंगलसूत्र बेच देंगे। कहाँ है घोषणा पत्र में दिखाए? कहां पर लिखा है कि किसी से संसाधन छीना जाएगा? विरासत टैक्स जो है कांग्रेस की सरकार ने खत्म किया। जिस तरह से मछली, मांस, मटन, ये चुनाव के मुद्दे हैं। बेरोजगारी क्यों शिखर पर है? क्यों 30 लाख से ज्यादा पद खाली है और आपने भर्तियां रोक रखी है? क्यों महंगाई शिखर पर है? क्यों असमानता बढ़ी है? एक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था 2022 तक, आज जो है किसान की आय जो है औसत आय घट के मात्र 27 रुपए है। क्या गुजारा हो सकता है उसके परिवार का? 20% से ज्यादा आबादी जो है मात्र 37 रुपए में गुजारा करने मजबूर है। आमदनी घट के आधी हो गई है, महंगाई 4 गुना बढ़ गई है, बेरोजगारी शिखर पर है ऐतिहासिक तौर पर। और ये 10 साल में सरकार में रहने के बाद ये हिंदू, मुस्लिम, मटन, मछली, मंगलसूत्र, ये क्या हो रहा है? और जिस बेशर्मी से झूठ बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए, नीचता की पराकाष्ठा है। ये तमाम वीडियो चाहे वो मनमोहन सिंह के हो या कांग्रेस के घोषणा पत्र हो, ये इसकी कॉपी पोर्टल पर है, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है। तो इस तरह से जो झूठ का एक साम्राज्य, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जिस प्रकार से झूठ की राजनीति एक सुर में भाजपा के नेता कर रहे हैं, ये निंदनीय है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन जो गरिमा है पद की वो बनी रहनी चाहिए। सुरेंद्र जी, जिन मुद्दों का जिक्र आप अभी कर रहे थे, ये मुद्दे जब आप लोग सत्ता में थे, 5 साल आप लोगों की सरकार थी, ये स्थानीय मुद्दे, ये समस्याएं तब भी तो थी, तो आप लोगों ने इनको हल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? ये सभी मुद्दे आप भारतीय जनता पार्टी पर बखूबी थोप रहे हैं, लेकिन आप भी तो 5 साल सत्ता में थे ना। सुन लीजिए, आप विद्वान पत्रकार हैं, कोल माइनिंग जो है विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। मोदी सरकार आने के बाद पहली बार कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए। जो जितने भी श्रम कानून हैं, 27 श्रम कानून स्थगित किए गए, 13 श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन किए गए। जो नो गो एरिया होता था खनन क्षेत्र में, जो अति महत्वपूर्ण जैव विविधता के क्षेत्र थे, उसमें कमर्शियल माइनिंग की अनुमति मोदी सरकार ने दी। वन अधिकार अधिनियम में आदिवासी विरोधी जल जंगल जमीन से वंचित करने के लिए संशोधन मोदी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने तो राज्य सरकार का विधेयक पारित करके केंद्र को भेजा गया, क्योंकि केंद्र सूची के विषय में अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। जो परसाकोल सहित 5 कोल ब्लॉक है देवरण्य और तमोर जिला के क्षेत्र में, 27 जुलाई 2022 को विधानसभा का प्रस्ताव भेजा गया निरस्त करने, आज तक मौन है। नंदराज पर्वत को बेचने के खिलाफ विधानसभा का प्रस्ताव 2019 से आज तक जो है ये मोदी सरकार दबा के रखी। केंद्र सूची के विषय में राज्य सरकार कैसे होगी? और हमारी सरकार ने तो तमाम प्रावधान किए। जो आरक्षण का विधेयक है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी से संबंधित है जो 95% आबादी है, ये एक तरफ तो पाखंड करते हैं विधानसभा के भीतर, ये सर्वसम्मति से पारित विधेयक है जिसमें भाजपा के विधायकों ने भी सहमति दी है। दूसरी तरफ ये 2 दिसंबर 2022 से आज तक राजभवन के हाल में रोक के रखे, अब तो डबल इंजन की सरकार है।
क्या 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 इनका स्टैंड है ये बताए। छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी का हित जो है राजभवन में कैद है, उनके अधिकारों को कैद किया गया है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के तहत, तो उसमें कांग्रेस कहां से दोषी हो गई। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, अब आपने जो आरोप लगाए हैं उसकी प्रतिक्रिया में प्रवीण जी से ले लेती हूँ। प्रवीण जी, आपने जरूर सुना होगा क्या कहना है सुरेंद्र जी का। तमाम तरह के आरोप इन्होंने आपकी पार्टी पर लगाए। आप कहते हैं कि आप विकास के मुद्दों पर बात करते हैं, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन क्यों फिर मंगलसूत्र पर राजनीति करने की जरूरत पड़ती है। आप लोगों का दावा है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके बावजूद भी चुनावी मुद्दों पर बात ना करके, स्थानीय मुद्दों पर बात ना करके क्यों आखिर राजनीति को धर्म से ही जोड़ा जाता है। मंगलसूत्र पर राजनीति करने को देखिए, हमने मंगलसूत्र पर राजनीति हुई। भारतीय जनता पार्टी नेता कहते हैं कि आज आप जाएंगे मतदान करने जाएंगे, जब बटन दबाएंगे ईवीएम का तो बजरंग बली जी को याद करिए। तो इस तरह की राजनीति आखिर क्यों देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो ये बयान खुद दिए हैं पहले उस पर झांक कर देखिए। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री था, किसी दल विशेष का नहीं होता, उस पर प्रदेश के नेताओं ने क्या क्या टिप्पणी की मैं आपको सूचीबद्ध करवा रहा हूँ। आदरणीय चरणदास महंती नेता प्रतिपक्ष हो क्या कहते थे, उनको ऐसा नेता चाहिए जो मोदी को लाठी मार सके, लाठी मारने वाला नेता चाहिए। उसके बाद इनके प्रतिक्रिया है कि मोदी मरेगा और लखमा जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जोकर है, तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा है जनता देख रही है। इस प्रकार उनके मरने की कामना करते हैं तो केवल कांग्रेस पार्टी वाले कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री इसके विश्व में लगातार वाहवाही हो रहे हैं, लगातार अनेक देश उनको आपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, पर आप जो है मोदी टिप्पणी करते हैं कि मरने की कामना करते हैं। क्या आपके किसी पार्टी के नेता पर कुछ कार्रवाई हुई? प्रवीण जी, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए। आप कांग्रेस पर जा रहे हैं, आप कांग्रेस पर जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप राजनीति को धर्म से क्यों जोड़ते हैं। आप धर्म के आधार पर वोट आखिर क्यों मांग रहे हैं। राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, ये लोगों का कहना है। देखिए, सबसे पहली बात मैं अपने वक्तव्य को दूसरा पहलू कह ही जाता कि आपको प्रश्न उठा रहे, देखिए उस पर भी कह रहा हूँ। देखिए, मंगलसूत्र की बात इसलिए कहने पड़ी कि विरासत टैक्स लाने का परिकल्पना कौन लेकर आ रही, कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही। इन्हीं की विचारधारा ये है कि भाई हमारी जो संपत्ति है उसको सरकार छीन ले, तो ये हमारी मंशा नहीं है, कांग्रेस की मंशा है। इस प्रकार लोगों का ये जो हमेशा जो है करने का प्रयास करती है, इसलिए हम लगातार विषय उठा रहे हैं कि हम गरीबों के हित की बात करते हैं, आमजन के हित की बात करते हैं। और धर्म की बात तो मैंने जो कोट किया था आदरणीय सुरेंद्र जी ने बहुत बड़े चतुराई से इस को हटा दिया। मैंने कहा कि एके एंटनी रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि धर्म विशेष समुदाय विशेष को ज्यादा तवज्जो देती है। ये तो उन्हीं की रिपोर्ट है, हम पर क्या प्रश्न उठा रहे हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास का नारे लेकर चलते हैं। हमारा सबका साथ और सबका विश्वास है, सारे धर्म है, सारे पंथ है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन इस प्रकार इनकी राजनीति है कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। मैं तो खुले तौर पर चुनौती दे रहा हूँ कि बताइए राहुल गांधी की जाति क्या है। जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं पहले अपनी तो बता दें। इनके पास खुद के पास विषय नहीं है, इसलिए हम पर ओछे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन लगातार जनता जानती है। देखिए, राम मंदिर का विषय आपने उठाया, बहुत अच्छा किया आपने उठाया। मैं पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर के विषय पर आपकी इतनी आपत्ति क्यों है। चाहे राम मंदिर के निर्माण हो या राम मंदिर रामलला के प्राण की दिशा के अवसर हो, लगातार आपने उसका विरोध किया। लेकिन प्रभु श्री राम पर हमारी आस्था सदा थी और आगे भी रहेगी। हमारे राम चुनाव के बीच नहीं, हमारे चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम हमारे प्रवीण जी, राम मंदिर का मुद्दा विरोध को लेकर नहीं, मेरा सवाल यह है कि राम मंदिर के आधार पर क्यों वोट मांगा जा रहा है। अब यदि आप कहेंगे कि नहीं राम मंदिर के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता मंच पर पहुंचते हैं तो राम मंदिर की तस्वीर लेकर पहुंचते हैं। तो आप इसे किस तरह समझते हैं? क्या धर्म के आधार पर, राम मंदिर के आधार पर ही वोट नहीं मांगा जा रहा? देखिए, अगर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है, उनके अगर हम तस्वीर लेके जा रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या हमने किसी धर्म का अपमान किया क्या? यदि हमारे कोई आराध्य है, उनके अगर हम आराधना कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हमने किसी अन्य धर्म के देवी देवता का अपमान किया तो बताइए, क्या इस भारत में प्रभु श्री राम जी का नाम लेना गलत है? बताइए मुझे। यही कांग्रेस की मानसिकता है कि धर्म को तोड़ने का प्रयास करें धर्म के माध्यम से। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी धर्मों के धर्मगुरु से भेंट की है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो प्रत्येक धर्मगुरु से लगातार भेंट की। उसने कहा कि हम सबको लेकर चल रहे हैं, सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस की परिपाटी है धर्म के आधार पर तुष्टिकरण करना। चलिए ठीक है प्रवीण जी। सुरेंद्र जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं देख सकती हूँ।
दिन सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला आया कि वहां पर मंदिर, ये तो मामले में जिस मुकदमे में ना आरएसएस पक्षकार थी ना भाजपा पक्षकार थी, रामलला विराजमान ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़ा, उन्होंने सनातन की तरफ से पक्ष रखा। उस फैसले वाले दिन ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी ने 1,21,000 और 1,21,000 के दो चेक के द्वारा चंदा अपना दिया था। करोड़ों करोड़ सनातनियों के पैसे से वो मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यदि बनाना होता तो अवसर था, ये अध्यादेश ले आते, लेकिन इनके लिए धर्म और सनातन केवल चंदा चोरी, जमीन दलाली, चंपत राय जैसे लोगों से जिसके साथ मिलकर 10-10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18-18 करोड़ में बेचे हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर थाने में, मंदिर हसो थाने में इन भाजपाइयों का चंदा चोरी का जो आरोप है, FIR दर्ज हुए हैं। तो अवसर था, लेकिन ये किए नहीं। जब जब सनातन में राम काज हुए हैं वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। राजीव गांधी जी की सरकार थी जब ताला खुला और नियमित पूजा अर्चना चालू हुई। नरसिम्हा राव जी की सरकार में अध्यादेश लाया गया था जिसका इन भाजपाइयों ने विरोध किया, और ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने रामवन पथ के 72 स्थल चिन्हित करके विकसित किया, वहां पर्यटक सुविधाएं विकसित की। माता पौसैया का दुनिया का एकमात्र मंदिर चंदपुरी में जो है, वहां पर काम जो है भूपेश सरकार में हुए। वो आज रामायण परिपथ में जो केंद्रीय सरकार की परियोजना है उसमें एक भी स्थल छत्तीसगढ़ का शामिल नहीं है। और अब ये कह रहे थे, गरिमा की सुचिता की बात कर रहे थे, एक सांसद की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, वो भी देश के प्रधानमंत्री, वो उचित है। एक सर्वमान्य नेता को कांग्रेस की विधवा कहे, जर्सी गाय कहे, एक महिला सांसद को राज्यसभा में भरे सदन में जो कणखा कहे, ये इनकी राजनीतिक सुचिता है। मूल बात जो बेरोजगारी का आलम है, 1 साल के भीतर 3 करोड़ 10 लाख कामगार, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, कम हुए हैं। नई नौकरी नए रोजगार को छोड़ दीजिए। EPFO की साइट आप देख लीजिए, फरवरी 2024 का 9,35,000 लोग जो है वो EPFO से बाहर आए। उसका मतलब है कि उनकी नौकरी छूट गई। 97% MSME 1 साल तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते, जो अडानी परस्त नीतियों के चलते देश में असमानता बढ़ी है, जो इनकम घट रहे हैं, आज देख लीजिए, एक जन सामान्य है, जो लोग हैं वो उनकी बचत, व्यक्तिगत पारिवारिक बचत जो है वो ऐतिहासिक तौर पर न्यूनतम है। कैश फ्लो पूरी तरह से घट गया है। जो भुखमरी इंडेक्स है 112वें स्थान पर खड़े हैं। जो देश पर कुल कर का भार है 54 लाख करोड़ से 4 गुना ज्यादा बढ़ के जो है 205 लाख करोड़ पार पे हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदियाबंद से पीड़ित है। इनको दिखता नहीं कि किस तरह से उल्टे पांव भाग रही है देश की अर्थव्यवस्था। गर्त में पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज तमाम कृषि उत्पाद पे GST लग गया, कृषि उपकरणों पे GST लग गया, खाद, बीज, तमाम जो चीजें हैं, जो कीटनाशक है वो GST के दायरे में है। दूध, दही, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, ये इसी बात पर जो आपने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, इसी पर एक आखिरी रिमार्क में प्रवीण जी आपसे ले लेती हूँ। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस लगातार इसको इस बार के चुनाव में मुद्दा बनाती भी आई है, लगातार प्रदर्शन विरोध भी देखने को मिला है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं कि प्रदेश में, देश भर में महंगाई और बेरोजगारी है, लोग, जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन आप इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, और फिर आप कहते हैं कि आप विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं? शिखा जी, मेरे वक्तव्य का 2 पहलू होगा। सबसे पहले इनके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं उत्तर देना चाहूंगा। ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कैसे बदल लिया? क्योंकि आप एक धर्म विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे थे, तब आपकी सुप्रीम कोर्ट के सम्मान कहाँ गया था, पूछना चाहता हूँ। जहाँ देख रहे थे लगातार कितने वर्षों से आप एक धर्म के लिए प्रवीण जी, मैंने कहा पक्षकार नहीं, सुन लीजिए, मैंने उत्तर दिया, उत्तर दिया। बताइए, शाह बानो केस में कोर्ट के निर्णय को क्यों बदला? पूछ रहा हूँ मैं, छोटा सा प्रश्न है। शाह बानो केस में जब महिला पीड़ित पक्षकार के विषय में जब कोर्ट ने निर्णय दिया, तो क्या सरकार ने उसको बदला नहीं? इस पर आप कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। यही आपकी परिपाटी है। मैंने आपके बोलती बंद कर दी, आपके बौखलाहट देखिए, आप सुन नहीं पा रहे, बौखला रहे हैं। मैं महंगाई पर भी उत्तर देने को तैयार हूँ, सुन लीजिए, प्रत्येक विषय पर उत्तर देने को तैयार हूँ, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बना, मैंने ये कहा,
मैंने बताया ना, बताइए शाहबानो केस के निर्णय को आपने क्यों बदला, बताइए। छोटा सा प्रश्न है, शाहबानो केस के निर्णय को आपने क्यों बदला आपने, बताइए। मैंने कहा ना, मैं उत्तर दूंगा, गलती बन जाएगी, यही आपके मौखलाहट है। हाँ, सब जान रहे हैं कि शाहबानो केस में एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय सुप्रीम सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, चर्चा को और आगे मैं नहीं बढ़ा पाऊंगी। एक बार मैं चाहूंगी कि आप उनकी बात सुन लीजिए, प्रवीण जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, यही पर पार्टी सच कहूँ तो ये बौखला जाते हैं, बोलने का अवसर नहीं देती, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। महंगाई के विषय पर मैं डंके की चोट पर इनको उत्तर देता हूँ। forbes.india.com की वेबसाइट चले जाइए, यूपीए कार्यकाल की औसतन महंगाई दर, और एक ऐसी संस्था की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय है, हमारे किसी संस्था की नहीं है, जो पूरे विश्व की माफ करती है। यूपीए कार्यकाल में महंगाई का दर 9.5% था, और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में महंगाई दर 6% था। पेट्रोल की बात करता हूँ, हमारी मूलभूत विषय है, इनके कार्यकाल में 2004 था। समय का अभाव है, इसके चलते मैं चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज यानी कि 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, अपने अपने दावों को लेकर मजबूती से मैदान में उतरी और सभी ने प्रचार प्रसार किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया। अब 4 जून को रिजल्ट सामने आएंगे और देखने वाली बात होगी कि परिणाम आखिर किस पार्टी के पक्ष में होंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।